कि विपक्ष वाले कहते हैं कि बजट तो बहुत शानदार आ गया, पर लागू कैसे होगा, लागू कैसे होगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने असेंबली में कहा गुलाब चंद कटारिया जी को, राठौड़ साहब को, तमाम विपक्ष के नेताओं को कि भाई कम से कम ये चिंता तो मुझे करने दो, आप चिंता क्यों कर रहे हो। बजट मैंने पेश किया है, मुझे लागू करना है, आप कह रहे हो कि पैसे कहाँ से आएगा, लागू कैसे होगा, ये चिंता मुझे करने दो, आप चिंता मत करो, लागू होके रहेगा ये। और आप देख रहे हो, आपको जान के पसंद होगी कि 19 तो बड़ी योजना है जिसमें चिरंजीव भी है, टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दे दिया हमने, बड़ा फैसला है ये। टूरिज्म का उद्योग का दर्जा, मैं केंद्र मंत्री था इंदिरा गांधी के साथ में, तब से मांग कब कर रहे हैं, 35-36 साल हो गए, पहली बार हमने इसको मेरी कलम से लिखा हुआ था ये टूरिज्म को उद्योग का दर्जा देना। पूरे राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री वाले बहुत खुश हैं, होटल वाले खुश हैं, टूर ऑपरेटर खुश हैं, कोई सोच ही नहीं सकता। अब हमारे यहाँ विदेश से और देश से इतने टूरिस्ट आएंगे और ज़्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ा फैसला हुआ। 19 तो बड़ा फैसला लागू हो गया अभी तक होने को। अभी जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, बजट, इस बजट के 1 अप्रैल को जो कल गया है, तब तक मैंने 210 बजट घोषणाएं तो मैंने स्वीकृति दे दी है, उसमें 19 बड़ी योजनाएं हैं। कहने का मतलब है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आम जनता को, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, कि आप चिंता मत करना। इस बजट को मैंने, बजट चलते हुए मैंने पूरे सेक्रेटरी मीटिंग ले लिए, काम बांट दिया है और पाबंद कर दिया है। हर एक को, डिपार्टमेंट को इसको लागू करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। गांव गांव में, पंचायत समितियों में, पंचायतों में जो लोग फैसले किए हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत तारीफ के काबिल है। अभी मैं देख रहा था अभी मैं हमारा जो पूछ रहा था इसी स्कीम का नाम, जल जीवन, हमारा क्या नाम बताया आपने, जनता दल योजना। बात छोटी सी थी, जनता दल योजना से सब परेशान थे, बिल भर नहीं पा रहे थे, बिजली का, हैंडपंप, ट्यूबवेल सब बंद पड़े रहते थे। एक झटके मैंने आपकी भावना समझ करके जनता दल योजना को पीएचडी को सुपुर्द कर दिया। सबसे अधिक खुश हुए, असेंबली में ताली बजी तो इस योजना को लेकर बजी कि अब गाँव में कम से कम पानी की हमें सुविधा मिलेगी। एक एक चीज जो जनता ने मुझे कहा, आप लोगों ने कहा, हर वर्ग से मैंने बातचीत करी, वीडियो से, एनजीओ से बात करी, उद्यमी से बात करी, किसानों से बात करी, कर्मचारियों से बात करी। जो जो मैंने देखा प्रदेश में क्या जनता की भावना, उसके अनुसार हमने बजट पेश किया है। और ये कर्मचारी वाली स्कीम जो है, ये कोई कर्मचारी खुश करने के लिए नहीं कहा मैंने किया, ये मैंने किया है मानवीय दृष्टिकोण से किया है। आप समझने की कोशिश करें। मैं तो चाहता हूं हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले, इंसान को। आज हम 21st सेंचुरी पहुंच गए हैं। 76 साल हो गए आज़ादी को। विकसित दुनिया के राष्ट्र के अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहां पर हर इंसान को वीकली पैसा मिलता है जिंदा रहने के लिए, जीवन पालने के लिए। उसे कहते हैं सामाजिक सुरक्षा करते। आज हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाते हैं, ये बन रही है आपकी रिफाइनरी बन रही है, मशीनें बन रही है, खाली मजदूर करता है तब जाके बनती वो मजदूर जो बूढ़ा हो जाता है, उसे सही काम नहीं करता है, तो वो भूखा मरेगा क्या। सरकार की ड्यूटी उसको जिंदा रखने के लिए पूरा उसको पेंशन का प्रबंध करें, ढंग से करें। हम अभी 90 लाख लोगों में पेंशन दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर, वो नाकाफी है। वो हर व्यक्ति को आराम से जिंदगी बसर कर सके, ये पूरे हिंदुस्तान की सोच होनी चाहिए, सरकार की सोच होनी चाहिए। क्योंकि आदमी को, इंसान को सोशल सिक्योरिटी मिले।
यही बात सोच करके हम लोगों ने कर्मचारियों के लिए, एक कर्मचारी 35 साल 38 साल काम करता है, पहली पहली पेंशन थी, बहुत शानदार थी वो। रिटायरमेंट के बाद में आराम से उसको पेंशन मिलती थी, डीएसआ जुड़ता रहता था उसका अंदर, उसको सिक्योरिटी थी, बुढ़ापे के अंदर मेरे को तकलीफ नहीं आएगी। पर जो नई पेंशन योजना आई उसमें वो पैसा जमा करवा कटौती होने लगी, कर्मचारी की भी, सरकार भी उसमें कटौती करवा रही है। और 35-40 साल के बाद में वो पैसा जमा हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर। आप कल्पना करो, शेयर मार्केट में भाव ऊंचे नीचे होते रहते हैं, कई कंपनी डूब जाती है, उस पर क्या होगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो पूरा देश का कर्मचारी वर्ग आज दुखी है, चिंतित है, पता नहीं हमारे बुढ़ापे के अंदर क्या होगा। मुझसे मांग नहीं करी राजस्थान के कर्मचारियों ने, ना ज्ञापन दिया मुझे, वो एक दिया होगा भूल चूक से, बिना मांगे हुए मैंने खुद ने वित्त विभाग से बात करके मानवीय दृष्टिकोण ने फैसला किया मैंने कि इसमें हमें पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। और पूरे देश में उसका स्वागत हुआ, पूरे मुल्क में कर्मचारी मांग करे सरकारों से। छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस की है, उसने उसे लागू भी कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है, सरकार में बैठे लोगों को हर चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे हमारी आम जनता को कैसे हम लोग राहत दें, किस प्रकार से शासन करें। गुड गवर्नेंस की बात हम करते हैं कि अच्छा शासन मिलना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता, मनन करना पड़ता, फिर फैसले करने पड़ते हैं। अभी हरीश चौधरी जी कह रहे थे, पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, जब सोनिया जी भी आई थी, राहुल गांधी भी आए थे, और हम लोगों ने जो इंदिरा गांधी के नारे पानी मोहनगढ़ से, पहली बार हमने खुद ने घोषणा करी उसको, बाद में सरकार बदल जाती है तो पता नहीं क्या है, सरकार बदलते ही पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, हमारी योजनाओं को बंद कर देते हैं। अभी हरीश जी कह रहे थे 2-3 योजना बंद भी कर दी, मैं कभी बंद नहीं करता हूं। रिफाइनरी बंद कर दी, पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, और भागीदारी 26% क्यों? और इनको पूछो, हिंदुस्तान में भागीदारी राज्यों में कहीं होती नहीं है, हम ही नहीं ले रहे थे, हमें तो जबरदस्ती कहा गया कि अगर आप लोगे तो ही हम रिफाइन लगा पाएंगे। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एक सब्सिडी होती है, उसको काम दिया हुआ था, उसने कहा तभी रिफाइन लग पाएगी, तब 26% भागीदारी स्टेट की होगी, वरना हिंदुस्तान में कई रिफाइनरी में राज्य सरकार में भागीदारी नहीं है। कौन समझा उन लोगों को? 5 साल बर्बाद कर दिए। आज वो रिफाइनरी जो 37,000 करोड़ की थी, 40 के आसपास हो गई। आज अभी तक तो ये SPCL वाले बोल नहीं रहे हैं, अब मालूम पड़ेगा आपको, वो रिफाइनरी 74,000 करोड़ की होने जा रही, 74,000 करोड़ की। जितना डिले होगा उतना भाव बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, वो भुगतना पड़ेगा भारत सरकार के SPCL को भी और राजस्थान सरकार को भी। इसलिए मैं कभी काम बंद नहीं करता हूं। एक शानदार रिफाइनरी लग रही है आपके, तेल निकल गया, गैस निकल गया, पूरा कायाकल्प हो गया बाड़मेर का। पहले अधिकारी आना नहीं चाहते थे, अब बाड़मेर में कौन नहीं आना चाहता बता दीजिए आप। तो रात दिन का फर्क पड़ गया। आपके जिला मुख्यालय में मेवाराम जैन साहब तो लड़ के धमकी देकर के काम करवाते हैं, अस्पताल बना दो, बेड बढ़ा दो, पता नहीं क्या क्या मांग करते रहते, नहीं करें तो रूठ जाते हैं, इनको मनाना पड़ता वापस। अभी एक दिन और रूठ गए थे, मुझे कुछ नहीं मिला, पता नहीं कुछ नहीं मिला, सबको मिला, इनको भी मिला कि कुछ नहीं मिला। घर आके बैठ गए, अरे मैंने कहा कुछ नहीं मिला तो और दे देंगे आपको यार, आप तो रूठ दो मत कम से कम। तब जाके ये प्रोग्राम रखा, ये वरना रूठे हुए रहते अभी। तो कहने का मतलब है कि आप निश्चिंत रहो, पानी की योजना हो। अभी जोधपुर का 3rd फेज पानी का, इंदिरा गांधी कैनाल का, उसको मैंने मंजूर कर दिया था। फिर जापान, फिर फ्रांस सहयोग नहीं मिल पाया वहां से, तो मैंने खुद ने स्टेट के बजट से मैंने मंजूर किया। उसमें 211 गांव बाड़मेर के भी है, आपके बड़ौदा के आसपास के, उनको लाभ मिलेगा।
बाकी योजना आपकी है उसको हम पूरी करेंगे। जल जीवन मिशन भी आ गया है। अब मीडिया क्योंकि साथ में मोदी जी के दबाव में है, एक तरफ खबर देता है। जल जीवन मिशन में आधा पैसा हम दे रहे हैं, आधा पैसा सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, जबकि राजस्थान को उनको देना चाहिए 90% पैसा देना चाहिए केंद्र को। आज तक देते आए हैं। पानी के अंदर राजस्थान जैसे प्रदेश को जहाँ सूखा पड़ता रहता सदियों से, गांव की दूरियां आप जानते हो, बाड़मेर वाले लोगों, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, एक गांव दूसरे गांव की दूरियां 20-20 किलोमीटर होती है। ढाणी और दूर दूर होती है। यूपी में एक गांव खत्म हुआ नहीं, दूसरा गांव शुरू हुआ नहीं। वहां पानी पहुंचाना हो तो कोई दिक्कत नहीं दूसरे गांव में। हमारे एक गांव में दूसरे गांव पानी पहुंचाना हो तो लंबी तो पाइपलाइन बिछती है, बिजली के तार खींचते हैं, सड़कें लंबी बनानी पड़ती है, कितनी कॉस्ट बड़ी आती है। हम बार बार सरकार से कह रहे, भारत सरकार से आप राजस्थान को विशेष दर्जा दो, जिससे कि हमें 90% राहत मिले, केंद्र से मिले। नहीं दे रहे वो लोग। पूरी राजस्थान की योजना है बहुत बड़ी, 40,000 करोड़ की, 13 जिले की है वो। हम कहते हैं कि राष्ट्रीय योजना शुरू घोषित करो। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने वादा किया जयपुर में और अजमेर के अंदर, नहीं कर रहे वो। 16 योजनाएं राजस्थान की देश की 16 योजनाएं, राष्ट्रीय परियोजनाएं, पूरा पैसा भारत सरकार खर्च कर रही है। इसके लिए उन्होंने परवाह नहीं करे। जल शक्ति मंत्री जोधपुर के हैं, या तो उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं होती उनकी, या वो खुद इंटरेस्ट ले नहीं रहे होंगे। क्या कारण है कि एक मंत्री राजस्थान में होकर के एक परियोजना 13 जिले की है वो, जहां पानी का बहुत बड़ा संकट है हमारी तरह, उस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने में नाकामयाब है। ये एक रहस्य बना हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारी सरकार, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, 30 बार बनाया मुख्यमंत्री। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं अकाल होके मैं आपके यहाँ बचपन से घूमता रहा हूँ। 50 साल मुझे हो गए हैं। एक बार मलेरिया लोग मर रहे थे, हरी चौधरी जो मालूम है। मैं बाड़मेर के, जैसलमेर के गांव गांव में गया हूँ उस जमाने के अंदर। बैलगाड़ी से आते थे मरीज अस्पताल के अंदर मलेरिया का इलाज करवाने के लिए, खून टेस्ट करवाने के लिए। इतना भारी प्रकोप हो गया था इस जमाने के अंदर, जब भैरव सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, और सरकार की नींद खुलने नहीं थी उस वक्त में। परसा मरियाना थे, हमारे पीसी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मांग करी, कोई परवाह नहीं कर रहा था। बीबीसी ने रेडियो बोला, बीबीसी का, कि राजस्थान में मलेरिया का बहुत बड़ा प्रकोप है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। तब जाके नींद खुली थी सरकार की। तभी मैं घुमाऊं गांव गांव में आपके। इसलिए मैं जानता हूं अकाल हो गया में आप बहुत भुगत चुके हो। आज नरेगा आया है, शिक्षा का अधिकार दिया सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने। अभी हेमाराम ने कह रहे थे नरेगा के बाद में अब अकाल में वो चिंता नहीं रहती है। पहले काम मांगने के लिए नेताओं के आगे भी नहीं फिरना पड़ता था। काम खुलना चाहिए, चारा के प्रबंध होना चाहिए। अब 100 दिन का रोजगार कानून बनाने की गारंटी मिल गई है देशवासियों को। इसलिए आज कोरोना के वक्त में हमारे लोग जिंदा रह गए बेचारे, न पता नहीं क्या होता। वो नरेगा वो है, शानदार योजना है। 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, हम 1 रुपये किलो गेहूं दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। शिक्षा का अधिकार, बच्चे स्कूल में जाते थे, अंग्रेजी स्कूलों में बहुत पैसा लगता था। हमने खुद ने स्कूल खोलना शुरू कर दिया अंग्रेजी। आज इतनी भीड़ बढ़ रही बच्चों की, मुझे खुशी है। कल मैं जोधपुर शहर में था। गांव की बातें छोड़ो, वही मांग बहुत भयंकर है। अंग्रेजी का जमाना आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज अंग्रेजी है। हिंदी तो में सीखनी पड़ेगी। साथ में बच्चे अगर अंग्रेजी पढ़ लिख जाएंगे तो आज मोबाइल फोन सबके हाथ में है, दुनिया मुट्ठी में है, पूरा ज्ञान करोड़ों अरबों उसमें पेज है, जितना चाहो देख लो, उसके अंदर दुनिया का ज्ञान आपके मुट्ठी में है। तो आप सोच सकते हो कि आज अंग्रेजी की स्कूल हमने खोलना शुरू कर दिया है राजस्थान के अंदर। आने वाले 5, 10, 15 साल बाद देखेंगे हिंदुस्तान में राजस्थान के बच्चे इंग्लिश बोलेंगे, बातचीत करेंगे, लिखेंगे, पढ़े लिखेंगे, उनकी तनख्वाह पता नहीं कितने लाख होगी, कोई सोच नहीं सकता। हर चीज हम सोच समझ के कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि
कोई कमी रख नहीं रहे हम लोग। मोबाइल फोन दे रहे हैं हम लोग 1,33,00,000 महिलाओं को, 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन मिलेगा। ये महिलाएं बैठी हुई है जो है जिनको चिरंजीवी योजना का कार्ड बना, उसमें महिलाओं का ही मुखिया, उसके नाम महिला का नाम है उसके अंदर, पूरे परिवार के मुखिया के रूप में। उन सबको मोबाइल फोन के माध्यम से, वो स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट होगा उसके अंदर, 3 साल तक आराम से वो अपनी कोई शिकायत है घर की, मोहल्ले की कोई शिकायत है तो वो 181 में बात कर सकती है, शिकायत लिखा सकती है। तो हम चारों ओर से हम चाहते हैं कि इस प्रकार से आम जनता का भला हो, चाहे पानी की स्कीम हो, बिजली के अंदर आपको मालूम है मैंने 9 साल की पेंडेंसी है अभी तक, कुएं में बिजली कनेक्शन देने की 9 साल की। पिछले साल मैंने 1.5 लाख कनेक्शन दिए, अब मैंने घोषणा कर दी है 2 साल की सबकी पेंडेंसी 3-4 लाख की जो भी है, अगले 2 साल में सबको कनेक्शन दे दिए जाएंगे, भी मैंने घोषणा कर दी है। दिन को बिजली मिलेगी, रात की बजाय किसान तकलीफ नहीं पाए। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में कॉलेज भी खोल रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज भी, और कृषि कॉलेज आपके बायतों में खोल रही है, बाड़मेर में खोल रही है। जहाँ मुझसे मांगा गया मैंने सब कुछ देने का प्रयास किया है। शिक्षा में बहुत आगे बढ़ गए राजस्थान वाले, IIT, IIM, IIIT, एम्स जोधपुर के अंदर आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी आ गई, जाल बिछ गया राजस्थान के अंदर शिक्षा का भी। बच्चे समझते इन बातों को, इनको पढ़ना है, कैरियर बनाना उनको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सड़कें शानदार बन रही राजस्थान के अंदर, हमारी टॉप प्रायोरिटी में सड़कें हैं, सड़कों में विकास बहुत तेज गति से होता है। आपके नेशनल हाईवे जा रहे हैं, उसका अलग लाभ मिलेगा। कोई तकलीफ भी आएगी आपको, चोरियाँ डकैती कई बाहर के लोग आगे करते हैं, उनको आसानी हो गई है, उनके में रोक लगानी पड़ेगी, उनके लिए कैमरे लगाने पड़ेंगे, कई सुविधाएं करनी पड़ेगी हमें, वो हमारे दिमाग के अंदर है। हम मीटिंगों में बात करते रहते हैं। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में हम लोग पीछे नहीं हैं देश के अंदर। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, बहुत सारी हमने घोषणाएं कर दी है और उचित ढंग से आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और आगे, अभी हेमाराम जी चौधरी ने तो कह दिया अगला बजट इससे ही शानदार होगा। अब बताइए, आप सब मांगे पूरी कर दी हेमाराम जी, और कौन सा मांग आप बताओ मुझे, कौन कौन सा मैं लेके आऊँ अगली बार, वो बजट शानदार दिखे हमें सबको। वोट बदलेंगे लोग बाग कि वो हेमाराम जी कहा था अगला बजट शानदार होगा, और वो तो स्कीम आई नहीं। तो जो मुझे आप बताओगे अभी से ही, उसको मैं अभी से तैयारी करता हूँ, जिससे कि 1 साल के अंदर अंदर जैसे हेमाराम जी ने कहा उस ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे अगले बजट के अंदर, वो भी आपको स्वीकृति मिले, लगे आपको हमारी मांगों को पूरी कर दिया सरकार ने। अब बात रही हमारे जो कर्मचारी जो है, हमने 1 लाख कर्मचारियों को नौकरी दे दी, 1 लाख कर्मचारियों की नौकरी चल रही है, 1 लाख की मैंने और घोषणा कर दी है, 3 लाख आज तक कभी नहीं मिली है। हमारे जो कोविड के अंदर जो काम करने वाले बच्चे हैं, जिनको हमने कोविड में चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट लगाया हो, चाहे और कोई पद पे लगाया हो, हमने तय किया है उनका ध्यान रखेंगे। हमने जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट में जो लेबर हैं, लेबर क्या जो कर्मचारी है संविदा पर, उनके लिए राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर है जिनको हमने अलग से कैडर बनाया। उनका सुनिए, आप इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, उनके लिए हमने कैडर बनाया है अलग से। हिंदुस्तान में राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं, अलग संविदा वालों का कैडर बन गया है, जैसे कि आने वाले वक्त में जब परमानेंट करने नौबत आएगी तो कोई तकलीफ नहीं आवे और पेश कर ढंग से मिल सके। उसी ढंग से हम लोगों ने जो ठेकेदारी प्रथा में लगे हुए लोग हैं, ठेकेदार की प्रथा में सरकार कुछ नहीं करते ये आज तक, क्यों? वो ठेकेदार के लोग हैं, वो तो गवर्नमेंट के है नहीं। हमने कहा है कि नहीं, आने वाले वक्त में जो बढ़ते निकलेगी उसमें जैसे संविदा कर्मियों को 10, 20, 30% मिलता है, बोनस रंग मिलते हैं,
सुप्रीम कोर्ट में हम जीते हुए हैं, उसी ढंग से हम लोग चाहेंगे ठेकेदार प्रथा में लगे, बेचारा गरीब आदमी है, कहीं लग गया है ठेकेदार के माध्यम से, उसको भी 10, 20, 30% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बोनस मिलेगा, ये हमने व्यवस्था कर दी। नंबर 3, जो हमारे ये कोविड में काम करने वाले लोग हैं, कल उनका कार्यकाल परसों खत्म हो गया था। कल मुझे जोधपुर में मिले थे, अभी हरीश जी और सब हमारे नेता बैठे हैं, सब उनकी पैरवी कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा, उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए। कल मैंने एक ट्वीट भी किया था कि अगर हमने फॉर्मेलिटी नहीं करी और ये लगे रहे तो 10-15 साल के बाद तक ये ज्ञापन देते फिरेंगे, ये कोई पक्का नहीं करेगा। हम चाहते हैं इनको इस रूप में सम्मिलित करें वापस, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने कोविड में हमारा साथ दिया है, हमारी ड्यूटी है हम उनका वापस साथ दें, आप निश्चिंत रहो, कोई गवर्निंग की बात नहीं है। परंतु प्रोसेस करेंगे, SC, ST, OBC का जो आरक्षण होता है MBC का, अगर उसको लागू हमने नहीं किया तो बाद में ही फिरते रहेंगे, इनको कोई पक्का नहीं करने वाला होगा। हम चाहते हैं कि इन तमाम सर्विसेज के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, सुविधा कर्मी हैं, उनका प्रोसेस हुआ है, उनको आराम है, आज नहीं तो कल वो पक्के होंगे। मैं चाहूँगा इनको भी हम लोग इस रूप में पुनः भर्ती करें, किस रूप में करें। मैंने अधिकारियों को कहा कि रास्ता निकालो आप लोग, बजट में मैंने घोषणा भी करी है कोई रास्ता निकालने के लिए कि उस प्रोसेस को करके लगाएंगे इनको, तब तो इनको आने वाले वक्त में जब पूरी फॉर्मेलिटी पहले हो चुकी होगी तो नौकरी पक्के लगने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये मेरा निवेदन है। वरना अभी जैसे हमारे शिक्षा कर्मी और लोग जुम्बी पता नहीं 25-25 साल वाले पहले लोग हैं, 2018 के लोग बैठे हैं, 2013 के लोग घूम रहे हैं, ज्ञापन देते फिर रहे हैं, हम चाहते हैं उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप निश्चिंत रहो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से लोगों का, नौजवानों को रोजगार की बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। आज महंगाई बहुत भयंकर है, महंगाई को लेकर के आज आपने मीटिंग बुलाई है। महंगाई के बाद तो महिलाएं जानती है कि महंगाई की मार कितनी होती है, और मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं महंगाई के बारे में। हरीश जी ने बताया अभी आप किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। 16 लाख करोड़ रुपए जो है, 16 लाख या 26 लाख, 16 लाख करोड़ रुपए मेरे ख्याल से 16 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए इन्होंने। अरे जब यूपीए गवर्नमेंट थी 112-15 पहुंच गया डॉलर प्रति बैरल, तभी 70 रुपये आगे नहीं बढ़ने दिया। सब्सिडी दी सरकार ने कंपनियों को, सब्सिडी दी इसलिए नहीं बढ़ा। अब सरकार सब्सिडी खत्म कर रही है, खत्म कर दी, भाव कंपनी बढ़ाती जा रही रोज के रोज। चुनाव 5 राज्यों में थे, दुनिया कह रही थी कि देखना आप, ये मोदी जी ने, अमित शाह जी ने रोक रखा है, अभी मत बढ़ाओ प्राइस, जैसे चुनाव खत्म होंगे और प्राइस बढ़ जाएंगे। आप देख रहे हो पिछले 7 दिन से प्राइस बढ़ रही है, जितनी प्राइस बढ़ती है उसी ढंग से आपकी महंगाई बढ़ती जाती है। देश के अंदर भयंकर महंगाई की मार है, बहुत लोग दुखी हैं, चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया है, और नौजवानों को नौकरियों की तलाश है। हर व्यक्ति चाहे मुझे सरकारी नौकरी मिले, वो संभव ही नहीं होती है। आज रिफाइनरी आ रही है, वहाँ हमारा प्रयास है। हिमाराम जी ने कहा वो हम लोग बातचीत करें किस प्रकार से यहाँ इस तरह लोगों को काम मिले, उसकी बात भी हम करेंगे। रिफाइनरी आने के बाद में रिफाइनरी से बहुत कम लोग लगेंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, पर जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर में, वहाँ पर जो हजारों इकाई लगेगी, उसमें हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, वो खुद अपना उद्यम लगा सकते हैं। बहुत शानदार काम होगा। अगले 5-10 सालों के अंदर आप देखेंगे पूरा कायाकल्प हो गया है। केन का अलग फायदा मिला है तेल निकलने से, रिफाइनरी का फायदा मिला है, मिलेगा, और वो जो फायदा मिलेगा आपको पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से हजारों इकाई लगेगी, उसकी कल्पना नहीं हम कर सकते हैं। इसलिए बाड़मेर का भविष्य, बाड़मेर वासियों का भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, यही बात कहता मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग बैठे रहे, थोड़ा लेट हो गए हम लोग,
तब भी आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपका स्नेह है, आपका विश्वास है। आप सुनने के लिए आप इंतजार किया, खोटी हुए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।